तो नाउ फ्रेंड्स, अपन अब देखने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में। एंड नया टॉपिक बेसिकली जो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था लीवर के बारे में, उसी को अपन लोग कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू है अगले लीवर के टॉपिक का नाम है क्या? लीवर फिजियोलॉजी। बहुत छोटा सा, बहुत ही मतलब शॉर्ट में, कोई अपन फिजियोलॉजी नहीं पढ़ रहे, एक तरह से रिवीजन टाइप का चल रहा है अपन इस तरीके से। तो लीवर में अपन जानते हैं बिलिरुबिन वगैरह का फॉर्मेशन है। तो पहले बिलिरुबिन पाथवे देख लेते हैं। बिलिरुबिन पाथवे। तो सबसे पहले इसमें क्या होता है कि जो बिलिरुबिन है ये एक्चुअली क्या है कि हीम डिग्रेडेशन से बनता है। हीम डिग्रेडेशन, इसमें क्या है 80% हेमोग्लोबिन है और 20% वाला पार्ट हीम, जो कि प्रोटीन हो गया, प्रोफाइल प्रोटीन हो गया इस तरीके से, कंटेन प्रोटीन हो गया। ठीक है, अब बिलिरुबिन की क्वांटिटी कितनी हो गई? डेली आपके हमारे बॉडी में 300 मिलीग्राम पर डे इसकी फॉर्मेशन होती है। एक तरह से कर लो, यानी कि 4 मिलीग्राम पर केजी पर डे, पर केजी पर डे। यानी कि अगर कोई 70 किलो का आदमी है तो 70 गुने 4 यानी कि उसके बॉडी में 280 मिलीग्राम आपको बिलिरुबिन पर डे सिंथेसिस हो रही है। इसको देखते हैं किस तरीके से। तो हमने देखा कि बिलिरुबिन हीम डिग्रेडेशन से हमें बिलिरुबिन मिल रहा था। तो होता क्या है, इसके पाथवे क्या है? हीम हीम से हमें मतलब कई सारे स्टेजेस होते हैं इसमें, लेकिन जो इम्पोर्टेंट स्टेज है हीम से मतलब वो है बिलिवर्डिन में बना। इसके लिए हमें एंजाइम की ज़रूरत थी। एंजाइम का नाम था हीम ऑक्सीजिनेज। ठीक है, और एंजाइम होता कहाँ है? इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ नहीं है, स्मूथ, इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आफ्टर दैट ये बिलिवर्डिन से कन्वर्ट होता है बिलिरुबिन में, बिलिरुबिन। ठीक है, बिलिरुबिन। इसके लिए जो एंजाइम हमारे पास है वो है आपको बिलिवर्डिन रिडक्टेज, बिलिवर्डिन रिडक्टेज। ओके दोस्तों, और लेकिन डिफरेंस क्या है? जैसे कि हमने देखा कि हीम ऑक्सीजनेज था, वो कहाँ था? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो ठीक उसी तरीके से जो आपको बिलिरुबिन रिडक्टेज है वो है आपको साइटोप्लाज्म में। यानी कि अगर हम कोई लीवर सेल है, हेपेटिक सेल है, तो हेपेटिक सेल का ये तो न्यूक्लियस हो गया, और इसमें क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको बोलते हैं? जिसपे हमें राइबोसोम नहीं होता है। एक तो हो गया कि जिसपे राइबोसोम भी हो, इस तरीके से अगर रखते तो ये स्मूथ वाला पार्ट। साइटोप्लाज्म में हमारे पास कौन सी एंजाइम है? बिलिरुबिन रिडक्टेज। उससे हमने क्या मिल चुका है? बिलिरुबिन मिल चुका है। अब बिलिरुबिन क्या है कि ये हाइड्रोफोबिक है। इट इज़ हाइड्रोफोबिक। ये कंबाइन किसके साथ हो जाता है? आपको कंबाइंस विथ एल्बुमिन, और कंबाइन होने के बाद क्या बनेगा? बिलिरुबिन कंबाइन विथ एल्बुमिन, तो एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब इसकी वजह से ये क्या हो रहा था कि एक्चुअली हीम डिग्रेडेशन जनरली कहाँ होती है? स्प्लीन में होती है। हीम वाले पार्ट, जैसा कि हम लोग जानते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसी कहाँ है? स्प्लीन में। या फिर स्प्लीन ना पहुंचा, लाइफ स्पैन कहीं और ख़त्म हो गई, और उसके वजह से क्या हो गया कि वहीं पे डेथ कर गया। अगर आरबीसी की डिग्रेडेशन हो गई तो ये प्रोसेस के अनुसार से ये कहीं पे भी बॉडी में कन्वर्ट हो सकता है। किसमें? एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स। अब ये क्या? बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म में ये आपको हाइड्रोफिलिक हो जाएगा, और इट विल ट्रेवल अप टू द लीवर।
लीवर तक आएगा, लेकिन अब यहाँ पे गेम हो जाएगा। लीवर में जस्ट आने से पहले ही ये डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। लीवर में एंट्री लेने से पहले ही डिसोसिएट जस्ट बिफोर एंटरिंग द लीवर, और डिसोसिएट्स होके ये फिर से बिलिरुबिन में आ गया, ठीक है। बिलिरुबिन अब क्या है कि लीवर में जस्ट आने के पहले बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया, लीवर में अभी भी इंटर नहीं हुआ है। अब हमारे लीवर में क्या होता है कि आप ऑर्गन एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, इसकी मदद से ये ससुरा क्या इंटर इनटू द, अरे यार ये बड़ा कॉम्प्लेक्स है, इंटर इनटू द हेपेटोसाइट। अब जैसे ये हेपेटोसाइट में एंटर करेगा, वहाँ पे बिलिरुबिन क्या करेगा, बाइंड्स विथ ग्लूटाथायोन, ठीक है। ग्लूटाथायोन जैसे ही बाइंड्स कर जाएगा, देन ग्लूटाथायोन के साथ बाइंड करने के बाद इसकी कंजुगेशन होगी, ठीक है। कंजुगेशन में एक एंजाइम की इम्पॉर्टेंट होती है, वो ग्लूकोलाइन ट्रांसफरेज जैसे बोलते हैं। इसकी डिफिशिएंसी याद रखना बहुत सारी चीज़ों में है। कौन सी एंजाइम, मतलब कंजुगेशन, क्या करवा रहे हैं, कलर चेंज कर देते हैं यार इसकी, कंजुगेशन बाय यूडीपी ग्लूकोराइल ट्रांसफरेज, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, कंजुगेटेड बिलिरुबिन बन गया। और किस नाम से उसको हम लोग जानेंगे, मतलब कि बिलिरुबिन डीग्लूकोराइड, इस तरीके से याद रखना। किगलर-नजार वगैरह हम लोग पढ़े हैं कि किगलर-नजार के साथ हमें दो चीज़ याद रखना है, मतलब जो कि आपको किगलर-नजार और हो गया एक और साथ में, बाद में हम लोग पढ़ेंगे डुबिन जॉनसन रोटर, डुबिन जॉनसन रोटर और किगलर-नजार और गिलबर्ट। ये कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, इनको हमें ध्यान रखना है, ग्लूकोराइल ट्रांसफरेज को लेके दिमाग में रखना है। जब भी इनका नाम आएगा, पहले तो ध्यान में रख लो कि जब भी किगलर-नजार बोलने का, समझे, किगलर-नजार बोलने का, गिलबर्ट भी साथ में बोलने का, डुबिन जॉनसन बोलने का, रोटर, ये दोनों साथ साथ। जैसे और भी कुछ कुछ हैं बॉडी में जो साथ साथ चलते हैं। डुबिन जॉनसन जैसे कि आपको हो गया एंजलमैन, हो गया एंजलमैन सिंड्रोम या फिर पराडर विली सिंड्रोम, ये दोनों साथ साथ चलेगा। डुबिन जॉनसन रोटर साथ साथ हो गया, किगलर-नजार आपको और गिलबर्ट हो गया साथ साथ। तो ये सब कुछ कुछ नाम है जो कि हमेशा साथ साथ चलेंगे, तो थोड़ा सा दिमाग में रखने का, इससे क्या ना याद अच्छी होगी। इस तरीके से क्या चीज़ है वो अपन बाद में देखते हैं। तो हमारे पास जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन हो गया, उसका फॉर्म क्या है, बिलिरुबिन डाइग्लूकोराइड, इस तरीके से ये हो गया। अब क्या होता है कि अब ये तो लीवर में बन गया, लीवर में बनने के बाद क्या होगा कि अब एटीपी चैनल की मदद से हमारे पास क्या है, एमआरपी, मैक्सिमम रिटेल प्राइस नहीं है, एमआरपी 2 चैनल की मदद से ये हो जाता है एक्सक्रीटेड इनटू बाइल, बाइल की मदद से निकल जाएगा, फिर स्टूल वगैरह की मदद से ये बॉडी से बाहर निकल जाएगा। अगर इस पाथवे में ऑब्स्ट्रक्शन है, ठीक है, इस पाथवे में क्या हो गया, इफ ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, देन इट कन्वर्ट इनटू द, जैसे यहाँ पे MRP2 चैनल था, यहाँ पे हो गया MRP3 चैनल की मदद से अगर ऑब्स्ट्रक्शन है, then it will convert into the convert नहीं, it will not excrete into the bile, it will excrete into the plasma, excrete into plasma, और यहाँ से यूरिन की मदद से बाहर हो जाएगा। बाइल में जो जा रहा था वो स्टूल
कह लो या फिर फेसिस कह लो, इनके थ्रू बाहर आ रहा था। ये जो आपको MRP3 चैनल जो हुआ उसके बाहर जो हुआ वो स्क्रीट इनटू द प्लाज्मा, तो स्क्रीट इनटू यूरिन में बाहर हो गया। तो ये तो हमने इसका देखा। आपको बिलिरुबिन का जो पाथवे है किस तरीके से है। हीम था, हीम से मतलब बिलिवर्डिन में कन्वर्ट हुआ। मेन एंजाइम कौन है? हीम ऑक्सीजनेज है। एंजाइम कहाँ अवेलेबल है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, वहाँ से बिलिवर्डिन में हुआ। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट ये स्टेप है, इन बिटवीन में कई सारे स्टेप हैं। एंजाइम कौन सा था? बिलिवर्डिन रिडक्टेज हो गया इस तरीके से। साइटोप्लाज्म में था, हमारे पास बिलिरुबिन बन गया, बट ये क्या है? हाइड्रोफोबिक है। हाइड्रोफोबिक है तो ट्रांसपोर्ट हो नहीं पाएगा इस तरीके से। तो कंबाइन विद एल्बुमिन, एल्बुमिन बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना, जो कि मतलब आपको हाइड्रोफिलिक है। इट कैन इजीली गेट ट्रांसपोर्टेड ऑल अक्रॉस द बॉडी एंड इट विल बिलिरुबिन जो है आपको हेपेटोसाइट में इंटर करेगा, लेकिन उसके जस्ट पहले, लीवर में जस्ट पहुंचने से पहले ये डिसोसिएट हो जाएगा आपको, यानी कि बिलिरुबिन और एल्बुमिन जो कॉम्प्लेक्स था वो टूट गया। टूटने के बाद फिर से आपको बिलिरुबिन मिल गया, वो ये हेपेटोसाइट में इंटर करेगा। उसके लिए क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक एनायन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है, इंटर कर गया हेपेटोसाइट में, वहाँ पे ग्लूटाथायोन के साथ होगा। उसके बाद अभी तक ये था अनकंजुगेटेड। अनकंजुगेटेड को हम लोग दूसरे नाम से क्या लेते हैं? इनडायरेक्ट। अनकंजुगेटेड जो बिलिरुबिन है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट, और जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन है उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट। इस तरीके से तो ग्लूटाथायोन से बाद हमारे पास कोगुलेशन हो गया। आपको मतलब कोगुलेशन कंजुगेशन भाई था, यूडीपी ग्लूटान ट्रांसफरेज। और उसमें हमें क्या बन गया? जो कंजुगेटेड बिलिरुबिन उसको किस नाम से हम लोग जान रहे हैं? बिलिरुबिन डी ग्लूकोनाइड। इस तरीके से अब क्या हुआ कि हमारे पास ATP डिपेंडेंट यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, MRP2 चैनल। अगर इसकी मदद से जनरली मोस्ट ऑफ द पार्ट ये एक्सक्रीट इनटू द बाइल और वहाँ से स्टूल के थ्रू बॉडी के बाहर निकल गया। बट अगर ये पाथ कभी कोई ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है तो एक और चैनल है MRP3 चैनल, इसकी मदद से ये प्लाज्मा में आ जाएगा। प्लाज्मा में आते ही ये यूरिन की मदद से बाहर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने हीम का वो देखा। अब जैसे कि अब बिलिरुबिन, जैसे कि अपन लोग क्या है? बिलिरुबिन ग्लूकोनाइड हमारे पास जो है, मेन हीरो कौन यहाँ पे बना हुआ है? बिलिरुबिन। ये है हमारा कंजुगेटेड वन, ठीक है। बिलिरुबिन डाई ग्लूकोनाइड, ठीक है। बिलिरुबिन डाइग्लूकोनाइड जब ये कोलोन में पहुंचता है तो कोलोन में फिर से ये कंजुगेटेड वन था, फिर से कोलोन में क्या हो जाएगा? इसकी डीकंजुगेशन हो जाएगी, ठीक है। डीकंजुगेशन किसके द्वारा? बाई कोलोन के जो बैक्टीरिया हैं उनके द्वारा इनका डीकंजुगेशन हो जाएगा कोलोन में। किसका? बिलिरुबिन डीग्लूकोनाइड का। अब ये फिर से कन्वर्ट हो जाएगा अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन, क्योंकि हम लोग जो कंजुगेशन अनकंजुगेटेड है उसको कंजुगेटेड में ला के होते ताकि वो ट्रांसपोर्ट कर सके। बॉडी एक ऐसी चीज़ है जो कि अवॉइड करती है, बाहर से कुछ लेने का भी अवॉइड करती है और बाहर कुछ देने का भी अवॉइड करती है। तो जब उसने अपना ये ग्लूटाथायोन दिया था बाइंड करके, ग्लूकोनाइड ट्रांसफर की मदद से ये कैंडिडेट बताया था, ट्रांसपोर्ट का काम खत्म हुआ, वापस इसे ग्लूटाथायोन निकाल दो और इसे फिर से अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन बना दो। और ये अनकंजुगेटेड बिलिन है जो कि यूरिको बिलिनोजेन की मदद से बाहर निकल गया। इसकी वजह से स्टूल का कलर जो होता है येलो हो गया, और अगर ये वो यूरिन के साथ आ रहा है तो यूरिन का कलर भी येलो हो गया। अब जो स्मेल वगैरह आता है बाद में कन्वर्ट हो जाता है यूरिको बिलिनोजेन किसमें? स्टर्को बिलिनोजेन। ये क्या काउज करता है? स्मेल वगैरह काउज करता है इस तरीके से। तो ये यूरिको बिलिनोजेन है। 80% तो हमारा स्टूल से निकल गया इस तरीके से एक्सक्रीटेड 20%। इसमें से भी 20% जो क्या है, जो कि आपको हमारे इंटर्स इनटू द इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, बिलियरी ट्री में इंटर कर जाता है। इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन यानी कि बिलियरी ट्री, ठीक है। बिलियरी ट्री, ओके, ठीक है, ये हो गया। और बहुत ही स्मॉल अमाउंट में इसकी अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। स्मॉल अमाउंट गेट अब्जॉर्ब्ड।
और उसके बाद एब्जॉर्ब्ड है, एब्जॉर्ब्ड है तो ऑब्जॉर्प्शन का काम आपके इंटेस्टाइन वगैरह में होगा। रीऑब्जॉर्प्शन वगैरह याद रखने का, हमेशा कन्फ्यूजन हो जाती है लोगों को। रीऑब्जॉर्प्शन का काम जहाँ भी नाम सुनो किडनी जाने का, ऑब्जॉर्प्शन का नाम जहाँ भी सुनने का आपको जीआईटी जाने का, ठीक है, इस तरीके से। और बहुत ही ट्रेस अमाउंट ही प्रेजेंट इन, अगर मतलब आपकी यूरिन में है तो उस नॉर्मल है, ठीक है। ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट इन यूरिन क्या है वो नॉर्मली थोड़ा सा ट्रेस अमाउंट प्रेजेंट रहता है। अब अगर क्या होता है कि हमारे ये हो गया क्या, इंक्रीज्ड अगर यूरोकोबिलिनोजन हो गया यूरिन में, नॉर्मल अमाउंट ट्रेस अमाउंट तक तो नॉर्मल था, बट अगर इंक्रीज यूरोकोबिलिनोजन इन यूरिन, जैसे ही आपको इंक्रीज हो गई यूरोकोबिलिनोजन यूरिन में, तो इसका मतलब भैया कुछ ना कुछ गड़बड़ है। या तो ज़्यादा से ज़्यादा हीम डिग्रेडेशन हो रहा है, हीमोलाइसिस हो रही है, या तो जो थी हीम वो आपको कंजुगेटेड बिलिरुबिन वगैरह में कन्वर्ट ही नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब यानी कि लीवर काम नहीं कर रहा है, यानी कि सिरोसिस हो गया। तो दो चीज़ हमारे दिमाग में आइडिया आ सकता है, ठीक है। और अगर एक चीज़ और हो सकती है, या तो इंक्रीज हो गया या तो फिर एब्सेंट ही हो जाए, एब्सेंट यूरोकोबिलिनोजन इन यूरिन। अगर एब्सेंट ही हो गया तो इसका मतलब क्या हो सकता है भैया, हो सके तो आपकी जो बिलियरी ट्री है उसी में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ऑब्स्ट्रक्शन इन बिलियरी ट्री। इस केस में हमें क्या हो जाएगा, कोलेस्टैसिस जॉन्डिस हो सकता है, कोलेस्टैटिस जॉन्डिस हो गया इस तरीके से। तो ये केस हो गया। अब यानी कि स्टे कर रहा है, यानी कि बॉडी क्या हो गया, हाइपरबिलिरुबिनिक स्टेट में चला गया। तो अब हम समझ लेते हैं स्टे इन द बॉडी यानी कि मतलब हाइपरबिलिरुबिनीमिया। अब इसको हम समझने के लिए बात करते हैं हाइपरबिलिरुबिनिया को, ठीक है। हाइपरबिलिरुबिनिया इसका मतलब सबसे पहले तो हाइपरबिलिरुबिनिया, तो कुछ तो एस्टिमेशन नॉर्मल जो संख्या है ना कि नॉर्मल अमाउंट वगैरह कितना, कुछ तो एस्टिमेशन करने का होगा। तो इसलिए हम लोग पहले बिलिरुबिन की एस्टिमेशन को देखते हैं, ठीक है। बिलिरुबिन एस्टिमेशन, इसके लिए मतलब कई सारे मेथड हैं, किस तरीके से अपन कर सकते हैं बिलिरुबिन का एस्टिमेशन। तो सब जैसे कि क्लासिकली पहले के टाइम में तो एक रिएजेंट आती थी, वॉन्डरबर्ग रिएजेंट, इस तरीके से वॉन्डनबर्ग रिएजेंट। इसमें थोड़ा सा बड़ा वो था, इसके साथ अगर मतलब सीधा अगर आप ब्लड में डाल दिए आप क्या, वॉन्डरबर्ग रिएजेंट, ठीक है। दो सैंपल बनाना है, ठीक है। एक तो ब्लड में डाला वॉन्डरबर्ग रिएजेंट, एक क्या डाला एक ब्लड का जो सैंपल है उसमें दो चीज़ डाल रहे हैं, ठीक है। ब्लड का सैंपल ऑलरेडी है, क्योंकि हमें क्या निकालना है, बिलिरुबिन का एस्टिमेशन करना है। तो हमें एक में क्या है, अल्कोहल के साथ अपन डाल देंगे वॉन्डरबर्ग रिएजेंट, ठीक है। तो दोनों में हमें दो चीज़ मिलेगा। अगर इस तरीके से केवल ब्लड के साथ हम लोग केवल वॉन्डरबर्ग करते हैं तो हमें मिलता है डायरेक्ट या अनडायरेक्ट, वी हैव टू फाइंड आउट। इट इज़ अ वॉन्डरबर्ग रिएजेंट के साथ मारेगा तो ये जो कलर हो जाएगा ये पर्पल कलर हो जाएगा, ठीक है। और वी कैन एस्टिमेट आपको डायरेक्ट यानी कि कॉन्जुगेट बिलिरुबिन को हम लोग एस्टिमेशन कर देंगे। वहीं अगर अल्कोहल के साथ होता है तो ये जो हमें रिजल्ट देगा वो क्या देगा, टोटल बिलिरुबिन। अरे यार स्पेलिंग गड़बड़ आ जाता है, टोटल बिलिरुबिन। तो हमारे पास टोटल आ गया, हमारे पास डायरेक्ट हो गया, कंजुगेटेड हो गया। तो अगर हमें अनकंजुगेटेड निकालना है, अनकंजुगेटेड, इसलिए अनकंजुगेटेड बिलिरुबिन इक्वल टू टोटल जो है उसमें से अगर माइनस कर देते हैं डायरेक्ट बिलिरुबिन या फिर कंजुगेटेड बिलिरुबिन, तो हमें मिल जाएगा
अनकंजुगेटेड का। ठीक है, आजकल तो हालांकि मतलब नाउ डेज अपन किससे निकाल रहे हैं, जैसे क्लासिकल हम लोग क्या था, वॉन्डरबर्ग रिएजेंट थी, और नाउ डेज अपन चल रहा है नया जो है, लेकिन काफ़ी ये हायर सेंटर में अवेलेबल है, नॉर्मली हर जगह नहीं अवेलेबल है। तो हाई से याद रखना, और कोई मिनट, हाई परफॉर्मेंस नया मेथड है हमें बिलिरुबिन एस्टिमेशन करने का, हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमैटोग्राफी, हाई से हायर सेंटर याद रखने का। तो अब अपन नॉर्मल कुछ वैल्यू की बात कर लेते हैं। नॉर्मल जो वैल्यू होती है आपको कितनी हो गई, 1 से लेके 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। पोटासियम का कितना होता है जनाब, 3.5 से लेके 5.5 मिलीमोल पर लीटर बोल लो, या फिर मिली इक्विवेलेंट पर लीटर बोल लो। ये पोटासियम के केस में दोनों सेम होते हैं, याद रखना। ठीक है, 1.1 से लेके 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, ये नॉर्मल वैल्यू हो गई। आपको नॉर्मल वैल्यू किसकी है, टोटल बिलिरुबिन की, टोटल बिलिरुबिन की नॉर्मल वैल्यू कितनी है, 1.1 से लेके 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो अब इसमें क्या हो सकता है, इनडायरेक्ट की कितनी हो जाएगी चाहिए, 0.2 से लेके 0.9 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो स्वाभाविक है, डायरेक्ट क्या है, अगर दोनों में किसी को माइनस कर देंगे तो हमारे पास 0 से लेके 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के आसपास हमारे पास ये वैल्यू हो गया। अब कोई हमारे पास आया, ठीक है, पेशेंट आया, उसको जॉन्डिस हो गया, जॉन्डिस JUNDIC। जॉन्डिस में क्या है कि हाइपरबिलिरुबिनिया का दूसरा नाम कह सकते हो। जॉन्डिस में हमें क्या देखने को मिल रहा है, या तो डायरेक्ट वाले कंजुगेटेड के थ्रू हो जाएगा, डायरेक्ट, या फिर इनडायरेक्ट हो सकता है। ठीक है, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक। तो डायरेक्ट यानी कि हमारे पास कंजुगेटेड वन है। जनरली क्या होता है जॉन्डिस में, ये 15 से 20% टोटल बिलिरुबिन का होता है हमारे पास डायरेक्ट वाला। अगर लेकिन यहाँ पे हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, मोर देन 50% ऑफ टोटल हो जाएगा। जॉन्डिस में जनरली क्या होता है, 15 से 20% ऑफ टोटल हमारे पास क्या है, टोटल बिलिरुबिन में डायरेक्ट बिलिरुबिन है, और आपको मतलब 85, मोर देन 85% के आसपास जो है, और टोटल का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट है, इन हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, इन हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा कि मोर देन 50% ऑफ टोटल हो सकता है। इनडायरेक्ट जनरली किसकी वजह से हो सकता है, हीमोलाइसिस की वजह से। इनडायरेक्ट यानी कि हीमोलाइसिस बढ़ गई तो अपन जानते हैं कि पहला स्टेप क्या था, अपन को जो बिलिरुबिन बन रहा था वो अनकंजुगेटेड था और हाइड्रोफोबिक भी था, लेकिन वो बाद में किसके साथ, एल्बुमिन के साथ फॉर्म करके एल्बुमिन और बिलिरुबिन कॉम्प्लेक्स बना, और लीवर में जस्ट आने से पहले वो आपको जस्ट आने से पहले वापस से वो डिसोसिएट हो गया और बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो गया, बाद में वहाँ पे उसका कंजुगेशन वगैरह होता है। तो जनरली अपन को ध्यान रखना है कि जॉन्डिस में क्या है कि डायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ सकता है और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन भी बढ़ सकता है। जनरली नॉर्मली क्या है, 85% ऑफ टोटल क्या इनडायरेक्ट है, और ये इतना परसेंट इतना। अगर हेपेटिक बिलियरी ट्री ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ठीक है, हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन हो गया इस तरीके से, यानी कि लीवर का काउज है, हेपेटिक काउज है, देन वी आर गोना टू सी डायरेक्ट वाला यानी कि कंजुगेटेड वाला। और अगर हीमोलाइसिस हो रही है तो ये हो गया। मोस्ट प्रोटीन जो होता है प्रोड्यूस बाय द लीवर इन पॉजिटिव एक्यूट फेज। हाँ, पॉजिटिव एक्यूट फेज यानी कि इन्फ्लामेशन के रिएक्शन के दौरान, इन्फ्लामेशन रिएक्शन जो होता है इसको हम लोग कहते हैं क्या, पॉजिटिव एक्यूट फेज बोलते हैं इस तरीके से। तो जो लीवर है उसके जो मोस्ट ऑफ द प्रोटीन होते हैं ये इसी फेज में बनते हैं, पॉजिटिव एक्यूट फेज में ही बनते हैं। जैसे कि आपको ALP हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, AST हो गया, ASP, ALT, ये जो वैल्यू होती है, एस्पार्टेट ट्रांसफरेज हो गया,
आपको जितने भी मैक्सिमम प्रोटीन होता है फॉर्मेशन वो आपको एक्यूट फेज में भी होता है, पॉजिटिव एक्यूट फेज में होता है, लेकिन उसकी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन यानी कि दोज प्रोटीन विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग नेगेटिव एक्यूट फेज ऑफ रिएक्टेंट्स। कौन कौन से हैं जो कि नेगेटिव में बनते हैं? मोस्ट ऑफ द प्रोटीन हमारे पॉजिटिव में बनते हैं। एल्बुमिन सबसे पहला बड़का नाम। दूसरा है ट्रांसफेरिन जो कि हीम पार्ट जो टूट गया आयरन और उसमें आयरन और हीम में, तो जो आयरन वाली पार्ट को हमारा जो कैरियर करने का है काम करता है वो ट्रांसफेरिन ही करता है। तीसरा हमारे पास क्या है? अल्फा फीटोप्रोटीन, ठीक है, ये भी हमारा निगेटिव फेज रिएक्टेंट है। चौथा क्या है हमारे पास? ट्रांसथायरेटिन हो गया इस तरीके से। अब कभी कभी क्या होता है कि डेल्टा बिलिरुबिन की बात करते हैं। डेल्टा बिलिरुबिन क्या चीज़ है? जनरली मतलब अगर बिलिरुबिन, ठीक है, इसकी हमारे पास टी हाफ लाइफ बहुत कम है। इसकी टी हाफ लाइफ कितनी है? 4 आवर के आसपास। बट अगर हम बात करते हैं किसकी? डेल्टा बिलिरुबिन की, ठीक है, तो इसकी हाफ लाइफ काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, ऑलमोस्ट 14 to 21 डेज। अगर किसी पेशेंट में उसके पास क्या था? डेल्टा बिलिरुबिन था, तो जनरली जॉन्डिस होने के जॉन्डिस जो हुआ उसको, इसके जो क्लिनिकल सिम्टम है, ठीक है, वो 3 से 4 दिन में रिजॉल्व हो जाएंगे। बट अगर तुम चेक करोगे इसका सीरम बिलिरुबिन तो अभी भी ज़्यादा रहेगा, बड़ा काफ़ी ज़्यादा रहेगा, समझे, मोर देन आपको 1.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। तो इसमें घबराने का नहीं कि भैया ये क्या हो गया, मतलब हो सकता है उस आदमी को क्या हो, डेल्टा बिलिरुबिन होता है जिसकी टी हाफ लाइफ है आपको 14 से 21 दिन के बाद। तो ऐसे केस में चेक आपको सीरम बिलिरुबिन आफ्टर 21 डेज चेक करना चाहिए इस तरीके से। तो हमने बता दिया, ठीक है, हायर सीरम। अब जितना ज़्यादा मतलब अगर हायर सीरम बिलिरुबिन लेवल, ठीक है, यही कोरिलेट करता है कि पुअर प्रोग्नोसिस, यानी कि हायर बिलिरुबिन लेवल प्रोग्नोसिस विल बी द पुअर, इस तरीके से। तो ये हो गया सिंपल, हमने ना फिजियोलॉजी ऑफ द बिलिरुबिन को देखा। थैंक यू गाइस, दैट्स ऑल, बाय बाय।